हेलो एवरीवन। आज से इस चैनल पर हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। जनरली जो चैप्टर 1 और 2 है वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव नहीं करेगी, वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगी और उसके कारण क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में हमें स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की अंडरस्टैंडिंग को अच्छी तरह से समझेंगे, और फील्ड्स फील्ड्स क्या होता है, फील्ड्स के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल को हम जनरल टर्म्स में हम इसको हम वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। एंड कैपेसिटेंस वन टाइप ऑफ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जिसका यूज़ हम चार्ज को स्टोर करने में करते हैं, जो कि आपने शायद आपके पंखे में आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। अब आज की इस लेक्चर में हम चार्ज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। उसके लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है कॉम्ब रबिंग विथ हेयर अट्रैक्ट्स पीसीस ऑफ पेपर। ये शायद आपने भी किया होगा। तो जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है, अगर आप अपने हेयर के साथ में कॉम्ब को रब करके पीसीस ऑफ पेपर के पास में लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्ब और हेयर के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉम्ब और हेयर के बीच में हो रहा है अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर है थर्मोकोल डिशेज फ्लोट्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, हमें पता है कोई भी चीज़ अगर हम उसको एयर के अंदर अगर हम ऐसे ही हम उसको फ्री रख देंगे तो क्या होगा, वो नीचे आएगा। बट यहाँ पर कुछ उल्टा होगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो थर्मोकोल की जो डिश है वो नीचे नहीं आ रही है, वो अपने हाथ के साथ में चिपक रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दो थर्मोकोल की डिशेस के बीच में क्या हो रहा है, दो थर्मोकोल की डिशेस के बीच में रिपल्शन हो रहा है। आपने क्लियरली यहाँ पर देखा, ठीक है, कि वो जो थर्मोकोल की डिश है वो नीचे आ ही नहीं रही है, होवरिंग कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दो थर्मोकोल की डिशेस के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। नंबर 3, ये भी आपने किया होगा, बलून रब्ड विथ हेड स्टिक्स टू वॉल। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बलून को हेयर के साथ में रब करके अगर हम वॉल से चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ठीक है। अब एक बुक्स का एग्जाम्पल है, तो बुक्स के एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो में कि ग्लास रोड और ग्लास रोड। यहाँ पर मैंने लिखा है ग्लास रोड और ग्लास रोड। जब हम दो ग्लास के रोड को सिल्क के कपड़े से रब करके एक दूसरे के पास में लाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, इसने क्या किया, फर्स्ट ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से इसने रब किया। ठीक है, अब दूसरे को भी वो वही कर रहा है, सिल्क के कपड़े के साथ में रब कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, मतलब कि दूसरा ग्लास रोड अगर पहले वाले के पास में ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो दूर भाग रहा है। तो मैं हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, अब दो प्लास्टिक रोड की बात करेंगे। अभी आपने जो देखा वो ग्लास रोड था और ये प्लास्टिक रोड है। ओके, तो अब देखिए दो प्लास्टिक रोड के बीच में भी क्या हो रहा है, तो प्लास्टिक रोड के भी बीच में
रिपल्शन ही हो रहा है। अब हमारा थर्ड वाला केस, ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड के बीच में देखेंगे कि क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो ये हमने प्लास्टिक रोड को रख दिया। ओके, अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में हो रहा है अट्रैक्शन। ठीक है, ग्लास रोड को उसके पास में ले जा रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हो रहा है अट्रैक्शन। अब इसका फोर्थ केस देखो। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ग्लास रोड के साथ में रब किया होगा उसी सिल्क के कपड़े के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। ओके, आप गैस करिए क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हो रहा है अट्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल में हमने देखा कि भाई कहीं पर अट्रैक्शन हो रहा है और कहीं पर रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वाई ऑल दिस थिंग्स हैपन्स। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा एटॉमिक लेवल पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जितनी भी हमारे आसपास में चीज़ें बनी हैं वो जनरली किससे बनी हुई है। तो हमें पता है, ठीक है, कि नेचर में 3 फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं और जितनी भी चीज़ें बनी होती है वो इससे बनी होती है। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में फर्स्ट है हमारे पास में प्रोटॉन। ठीक है, सेकंड वन है न्यूट्रॉन एंड थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन। ओके, इन सारे पार्टिकल्स का हमें मास पता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसको हम और किससे बता सकते हैं, इसको हम 1 U से बता सकते हैं और इसको हम 1 AMU से भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके, खाली U का नाम होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, और AMU का नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इसके बारे में आप क्लास 11 केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके। ठीक है, ओके, वैसे ही न्यूट्रॉन का भी मास वही होता है 1.67 10⁻⁻27 kg, और इसको भी हम 1U और 1 AMU में बता सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ओके, और इसका अगर U में बताने जाओ तो कुछ नहीं होगा, मतलब 0U और 0 AMU होगा। ठीक है, ओके, एक और पार्टिकल्स भी आता है जो कि ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है बट ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लिख देते हैं, वो होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम+2, हीलियम+2। ठीक है, ओके, इसका मास कितना होता है, तो इसका मास प्रोटॉन के मास के 4th टाइम होता है, मतलब 4 × 1.67 10⁻⁻27 kg इतना होता है। ठीक है, ओके, और अगर मैं इसको U में लिखने जाऊँ तो ये होगा 4U और इसको हम क्या बोलेंगे, 4 AMU। ठीक है, तो देखो अगर ये सारे पार्टिकल्स के पास में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास में सिर्फ मास ही है, ठीक है, अगर सिर्फ मास ही है तो इनके कारण क्या होगा, हमें पता है मास के बीच में अगर दो दो ऐसे पार्टिकल है जिनके अंदर सिर्फ मास है, ठीक है, तो मास के कारण उनके बीच में क्या लगता है, तो उनके बीच में लगता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है इनके बीच में, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। ठीक है,
बट यहाँ पर हमने जो देखा, ठीक है, ये हमने जो रियल लाइफ हमारे एग्जाम्पल्स देखे उसमें कहीं अट्रैक्शन हो रहा था और कहीं रिपल्शन हो रहा था, और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ओके, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है बट इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो जनरली ये हमें दिखता भी नहीं, बट यहाँ पर जो अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और वो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा था। उसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स में ओनली मास नहीं होना चाहिए बट मास के सिवा एक और चीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है, जिसके कारण ये अट्रैक्शन और रिपल्शन पॉसिबल हो रहा है। ओके, तो उसी चीज़ को साइंटिस्टों ने नाम दिया चार्ज। ठीक है, उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया चार्ज। ठीक है, तो चार्ज भी क्या है? चार्ज भी वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे मास प्रॉपर्टी है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि मास इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। वैसे ही अब चार्ज भी क्या हो गया? चार्ज भी हो गया आपका प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। ठीक है, और मैटर में हमारे पास में क्या है? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मास, प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास है, वैसे ही चार्ज भी तो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में अगर देखें तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ -19 कूलम। या फिर इसको अगर मैं सिंबल में बताने जाऊँ तो इसका सिंबल होगा +E। ठीक है, जहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, E डज नॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, E का मतलब क्या है? वैल्यू है। कितनी वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वैसे ही जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बट यहाँ पर आगे माइनस लग जाएगा। अब जैसे प्रोटॉन के लिए +E है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए -E। ओके, अल्फा पार्टिकल्स में यहाँ पर +2 लगा है, तो इसलिए इसका जो चार्ज होगा वो होगा 2 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर इसको हम +2E भी बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो मैंने मास में सब जगह मैंने साइन नहीं लगाई। साइन नहीं लगाई मतलब कि ऑटोमेटिकली ये सारे मास कौन से हैं? सारे मास अपने पॉजिटिव ही है, जबकि चार्ज में यहाँ पर +- की साइन लगी है। ओके, अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ज के कारण अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है, और दोनों चीज़ को अलग बताने के लिए हमने यहाँ पर +- की साइन ली। ठीक है, उसका मतलब कि चार्ज के कारण क्या होना चाहिए? तो चार्ज के कारण देखो, ये ग्रेविटेशनल था, अब यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दोनों हो रहा है, रिपल्शन। ठीक है, और दोनों को अलग बताने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर अलग अलग साइन ली। ओके, ये साइन आर्बिटरी है। आर्बिटरी मतलब कि इलेक्ट्रॉन को इन्होंने ऐसे ही माइनस दे दिया और प्रोटॉन को प्लस दे दिया। ओके, ये किसने किया? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो इसका इन्वेंटर था, उसने इसको दिया। ठीक है, ओके, अब अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है वो पता कैसे चलेगा? तो वो साइन से पता चलेगा कि अगर माइनस आ रहा है उसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, और प्लस आ रहा है तो उसका मतलब रिपल्शन हो रहा है। तो वो हम देखेंगे। तो नंबर 1, यहाँ पर अगर मैं देखूँ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है, अगर इनके बीच में मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊँ, ठीक है, तो प्रोटॉन का चार्ज +E है और मल्टीप्लाई दूसरा प्रोटॉन, उसका चार्ज भी +E है। +E × +E क्या हो जाएगा? E²। अगर यहाँ पर प्लस साइन आई उसका मतलब यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, नंबर 2 केस, अगर मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की भी बात करूँ, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही है और दूसरे का भी चार्ज माइनस ही है, और माइनस माइनस वापस से क्या होगा, प्लस ही स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर वापस से रिपल्शन ही होगा। ठीक है। नंबर 3, ओके, अब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में माइनस ही है और दूसरे में प्लस ही है। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस आया मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ठीक है। ओके, तो हमें क्लियरली विजिबल हो कि भाई कहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है और कहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, इसलिए हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग साइन दी। ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या और समझ में आया कि भाई लाइक चार्ज होगी, लाइक का मतलब एक जैसे चार्ज। ठीक है। लाइक चार्ज अगर होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में होगा रिपल्शन, रिपल्शन। ठीक है। और अगर अनलाइक चार्ज होगी, अनलाइक चार्ज, और तो अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई चार्ज भी क्या है, चार्ज भी वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है। ठीक है। किसकी प्रॉपर्टीज है, मैटर की प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मास एक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है। मास के कारण सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही होता है, जबकि चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों होता है, और इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये हमें क्लियरली विजिबल है। ठीक है। तो चलो अब हम प्रॉपर चार्ज की डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच मैटर प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर दो इफेक्ट आएगी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। ठीक है। ओके, अब इलेक्ट्रिक कब आएगी और मैग्नेटिक कब आएगी, तो उसके लिए देखो, स्टैटिक और स्टेडी चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर अपना जो चार्ज है वो स्टैटिक या स्टेडी पोजीशन में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट करेगा। ठीक है। अगर चार्ज मूविंग पोजीशन में होगा, मतलब कि मूव कर रहा होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो दोनों फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ये कैसे करता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, ये हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम ही है मूविंग चार्ज विथ मैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब कि अगर चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब देखिए, क्वांटिटी की बात करें तो चार्ज जो है वो एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर आपको पता है स्केलर क्या होता है, द क्वांटिटी विच ओनली हैज़ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। अब इसका यूनिट, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ठीक है। जैसे कि मास का यूनिट केजी होता है, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, वैसे ही चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। ठीक है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि हमें पता है जो डायमेंशन फॉर्मूला हम बनाते हैं वो हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में बनाते हैं। ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पता है कौन कौन सी है, मीटर है, किलोग्राम है, ठीक है, फिर सेकंड है, फिर टेम्परेचर का केल्विन है। ठीक है। उसके बाद में एम्पियर, फिर सीडी एंड मोल। ओके, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके अंदर कहीं भी आपको कूलम नहीं दिख रहा है। उसका मतलब कूलम एक डिराइव क्वांटिटी है, और डिराइव क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना हो तो हमें उसको पहले तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लाना होगा। ठीक है। तो क्लास 10 में एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, I इक्वल्स क्यू बाई डी। ठीक है, I इक्वल्स क्या था, क्यू बाई डी, जहाँ पर क्यू चार्ज होता है। तो यहाँ से अगर मैं क्यू इक्वल्स लाने जाऊँ तो क्यू इक्वल्स क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल्स आई टी आ जाएगा। राइट, जहाँ पर I जो है वो एम्पियर होगा और जो T है वो सेकेंड होगा। ठीक है। तो अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला अब हो जाएगा, यहाँ पर कहीं आपको मास नहीं दिख रहा है तो m0, अगर लेंथ भी नहीं दिख रही है तो l0, टाइम दिख रहा है तो t1, एंड हमें एम्पियर दिख रहा है तो यहाँ पर a1। ठीक है। तो इसका सिंपल डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 l0 t1 e1।
ठीक है। उसके बाद आता है चार्ज ऑफ न्यूट्रल एटम। ठीक है, मतलब कि कोई भी अपने पास में अगर एटम्स हो तो उसका चार्ज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम न्यूट्रल एटम्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कोई भी एटम्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जो एक्स होता है, एक्स वो होता है सिंबल ऑफ एटम, मतलब कि कोई भी सिंबल हो, जैसे कि आपको पता है सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Cl होता है। ठीक है, तो यही सिंबल को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड, जेड तीन चीज़ हमें बताता है। ठीक है, एक उसका नाम जो है वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि उस एटम्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स है उसकी वैल्यू, ये हमें जेड बताता है। फिर और क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम सिर्फ न्यूट्रल में ही होगा। ठीक है, जब ये आयंस बनेगा तब इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत वेरी करेगी। अब उसके बाद ए क्या बताएगा, तो ए आपको बताएगा एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Z+N, जहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, ओके। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई भी न्यूट्रल एटम्स की चार्ज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में चलो एक एग्जांपल है ऑक्सीजन का। ठीक है, आप सभी को पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और उसका जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने पास में है 8। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था आगे कि एक प्रोटॉन अगर हो तो एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर सिर्फ एक ही प्रोटॉन हो हमारे पास में, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +C। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 8 ही होगा। और कौन सा वाला चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा +8E। ठीक है, वैसे ही अभी ये न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो जितने इसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, मतलब कि यहाँ पर मुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E होगा, तो 8 का होगा -8E। ठीक है, ओके। अब इन दोनों का मैं प्लस करने जाऊँ, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो टोटल जो चार्ज मुझे मिलेगा वो मुझे 0 मिलेगा। ओके, 0 का ही अर्थ होता है न्यूट्रल। ठीक है, मतलब कि अभी इसके पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये एटम न्यूट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, नाइट्रोजन। अब हमें पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 7 होगा, और उसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एटॉमिक नंबर है उतने ही होंगे, मतलब कि 7 अपने प्रोटॉन्स होंगे। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी अपने 7 होगी। ठीक है, उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा अपने पास में वो आएगा +7E का, एंड नेगेटिव चार्ज आएगा वो आएगा -7E का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजन अभी क्या है, न्यूट्रल है। ये हुई न्यूट्रल की बात। अब हम आयंस में देखते हैं, तो आयंस में किस प्रकार से चार्ज होते हैं। ओके, तो चार्ज ऑफ आयंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में यहाँ पर है N+3। ओके, N+3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर +3 का मतलब होगा कि भाई यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकता, चेंज क्या हो सकता है, चेंज इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास में यहाँ पर कितने हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास में 7 होगी, क्योंकि हमें पता है जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वही उतनी ही क्वांटिटी में इसके प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज अपने पास में +7 ही होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम है, क्यों 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए यहाँ पर +3 हमने लिखा।
तो 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो कितने बच गए, हमें बताया न्यूट्रल में टोटल 7 होते हैं, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। उसका मतलब नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास में होगा -4e का। ठीक है, अब इन दोनों का माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा +3e, इसलिए इसके ऊपर +3 का पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ Cl-। अब हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, उसका मतलब यहाँ पर अगर मैं देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा यहाँ पर 70। ठीक है, उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में होगा +17e। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखो यहाँ पर आया है Cl-, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर प्लस आता है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे और माइनस आएगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज माइनस बता रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे क्लोरीन में। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। उसका मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास में होगा -18e। मतलब इन दोनों का माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा -e आएगा। ये -e है इसलिए यहाँ पर माइनस का नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने चार्ज को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जाना कि चार्ज क्या होता है। हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स की चार्ज देखे और चार्ज को एज अ प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया। और चार्ज अगर स्टैटिक या मूविंग पोजीशन में होता है तो कौन कौन सी फील्ड क्रिएट करता है उसके बारे में भी हमने देखा। और लास्ट में हमने जो भी एटम्स होते हैं उसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उसके बारे में भी हमने देखा। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, और उसके बेस पर इलेक्ट्रोस्कोप जो कि एक चार्ज मेजरिंग डिवाइस है उसके बारे में भी जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।